मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्लास 5 व्याकरण व्याख्या। बच्चों मैंने फर्स्ट चैप्टर आपको पढ़ाया, सेकंड भी पढ़ाया। फर्स्ट का एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर बताया। अब है सेकंड चैप्टर वर्ण विचार। वर्ण विचार। बोलते समय हमारे मुख से ध्वनियाँ निकलती हैं। इन ध्वनियों को व्यक्त करने के लिए कुछ ध्वनि चिन्ह निश्चित किए गए हैं। ये चिन्ह अलग अलग ध्वनियों के लिए अलग अलग होते हैं। इन चिन्हों को वर्ण कहते हैं। अर्थात जो हम बोलते हैं, जो ध्वनि निकलती है वो हम उसे वर्ण कहते हैं। इसी ध्वनि को ही वर्ण कहते हैं। बस फ़र्क इतना है कि ध्वनि जो है बच्चों वो दिखाई नहीं देती, ये अदृश्य रहती है, और इसके वर्ण जो हैं वो दिखाई देते हैं। जैसे कि भाषा की मूल एवं सबसे छोटी इकाई जिसके और खंड नहीं हो सकते वर्ण कहलाते हैं। जैसे शब्द है सचिन, स ई च न, ये वर्ण हो गए। ये सब मिलकर सचिन शब्द हो गए। अर्थात वर्णों के मेल को शब्द कहते हैं। अगर बच्चों ध्यान दो, अगर यही चीज़ शब्द कर दिया जाए, सचिन प्लस गीत प्लस गाता प्लस है, तो शब्दों के मेल को वाक्य कहते हैं। ये एक वाक्य बन जाएगा। सचिन गीत गाता है, एक वाक्य बन गया। लेकिन अगर सचिन को डिवाइड कर दिया जाए सा ई च न में, तो ये क्या हो गया, वर्ण हो जाता है। वर्ण के मेल से ही शब्द बनते हैं और शब्दों के मेल से ही वाक्य बनते हैं। बच्चों वर्णों के कितने प्रकार होते हैं? वर्णों के 3 प्रकार होते हैं, स्वर, व्यंजन और आयोगवाह। स्वर किसे कहते हैं? जो वर्ण बिना किसी अवरोध के तथा बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें स्वर कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 होती है। बच्चों स्वरों के भेद, काइंड्स ऑफ ओवेल्स। स्वर कितने प्रकार के होते हैं? अभी तो ये वर्ण है, वर्ण 3 प्रकार के होते हैं। अब स्वर कितने प्रकार के होते हैं? स्वर 2 प्रकार के होते हैं बच्चों, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर। अभी आपको आगे बताया जाएगा, आगे क्लास में जब आप जाओगे तो स्वरों की संख्या बढ़ जाएगी। अभी है शॉर्ट ओवेल्स, लॉन्ग ओवेल्स। ह्रस्व स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगे उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। ये संख्या में 4 होते हैं, आ ई उ तथा री। दीर्घ स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर को संधि स्वर भी कहते हैं क्योंकि ये मिलकर बनता है बच्चों। दीर्घ स्वर 7 होते हैं, आ ई उ ए आए ओ तथा आओ। स्वरों की मात्राएं। जब स्वरों की व्यंजनों के साथ मिलाकर लिखा जाता है तो उनका रूप बदल जाता है। जब स्वरों को व्यंजनों के साथ लिखा जाता है बच्चों, ध्यान देना, तब उनका रूप बदल जाता है तथा वे एक विशेष प्रकार के चिन्ह के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। स्वरों के इन्हीं चिन्हों को व्याकरण की भाषा में मात्रा, मार्क कहते हैं। स्वरों की मात्राएं और व्यंजन के साथ उनका प्रयोग। स्वर आ की कोई मात्रा नहीं होती है बच्चों। मात्रा सहित व्यंजन का प्लस आ का जो होता है, जैसे स्वर और व्यंजन होते हैं बच्चों, तो स्वर स्वतंत्र होते हैं। इन स्वर में किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। लेकिन जो व्यंजन है बिना किसी सहायता के नहीं बोले जा सकते। जैसे का है, व्यंजन है, का में ये देखो का प्लस आ, तभी ये का पूरा होगा बच्चों। कर मूल रूप में प्रयोग अचार, जैसे इसमें कोई मात्रा नहीं है। इसी तरह ये पढ़ा जाएगा बच्चों। अब है व्यंजन, जिन वर्णों का उच्चारण करने के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में अतिरिक्त व्यंजनों के साथ व्यंजनों की कुल संख्या 35 होती है। व्यंजनों को 7 वर्गों में निम्नलिखित रूप में विभाजित किया गया है। जैसे है का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, अंतस्थ तथा ऊष्म। का वर्ग में क ख ग घ अंगा, चा वर्ग में च छ ज झ इया, टा वर्ग में ट ठ ड ढ अड़ा ड ढा, ता वर्ग में त थ द ध ना,
पावर पा फा ब भा मा, अंतस्थ य रा लावा और उसमें स ख शाहा। अब व्यंजन काइंड्स ऑफ कॉन्सोनेंट्स। अब बच्चों व्यंजन के कितने प्रकार होते हैं? उच्चारण के आधार पर व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं: स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन तथा ऊष्म व्यंजन। अब हम बताएंगे आपको अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं, ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं तथा स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं। स्पर्श व्यंजन जिन व्यंजनों को बोलते समय जीभ मुख के किसी न किसी भाग का स्पर्श करती है उन्हें स्पर्श व्यंजन। स्पर्श मीन्स होता है बच्चों छूना। जो भी शब्द व्यंजन हम बोलेंगे उसमें जीभ से मुख के किसी न किसी भाग का स्पर्श करती है। जीभ जो है मुख के किसी न किसी भाग का स्पर्श करती है। जैसे का वर्ग में कंठ का भाग जीवा के मध्य भाग से स्पर्श करती है। चा वर्ग च छ ज झ या, ये तालु का भाग जीवा के अग्र भाग से स्पर्श हो रहा है, इसको ध्यान दो। च भाग च छ ज झ या, तालु का भाग जीवा के अग्र भाग से टच हो रहा है, स्पर्श हो रहा है बच्चों। टा वर्ग ट ठ ड ढ अड़ा। आप इसको बोल के इसको प्रैक्टिकली रूप में देखेंगे तो आपके समझ में आएगा। मूर्धा का भाग जीवा के अग्र सिरे से स्पर्श करती है। टा अग्र भाग मतलब आगे का भाग। ता वर्ग त थ द ध ना, दांत का भाग जीवा के अग्र सिरे से स्पर्श होता है। पा वर्ग ओठ का भाग ओठ से स्पर्श होता है। प फ ब भ मा। आप बोलेंगे तो दोनों ओठ आपस में स्पर्श होते हैं। अंतस्थ व्यंजन। अब अंतस्थ अर्थात मध्य में रहने वाला, मध्य मीन्स बीच में। जिन व्यंजनों में जीवा मुख के किसी भाग को पूरी तरह नहीं छूती है, वायु भी बहुत कम समय के लिए रुकती है, आधा कार्य हो पाता, इसलिए व्यंजन अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। अंतस्थ व्यंजनों की कुल संख्या 4 है बच्चों, य र ला तथा वा। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म अर्थात गर्म। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय मुख से गर्म श्वास, गर्म हवा रगड़ खाकर बाहर निकलती है उसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ऊष्म व्यंजनों की संख्या 4 है, शा ख शाहा। अन्य व्यंजन, किन्हीं वर्णमाला में डा और ढा 2 और व्यंजन हैं, इन्हें अन्य व्यंजन और अतिरिक्त व्यंजन कहा जाता है। ये व्यंजन शब्दों के बीच में या अंत में प्रयुक्त होते हैं। ये व्यंजन कभी शब्द के प्रारंभ में प्रयुक्त नहीं होते। जैसे पकड़, ड़ा से स्टार्टिंग का कोई शब्द नहीं बनता है बच्चों। जैसे पकड़, कड़क, पढ़ना, जड़ना आदि लिखा हुआ है। ये व्यंजन शब्दों के बीच में या अंत में प्रयुक्त होते हैं। ये व्यंजन कभी शब्द के प्रारंभ में प्रयुक्त नहीं होते हैं। टा वर्ग के डा और ढा वर्गों के नीचे बिंदु लगाने पर स्थिति में अंतर आ जाता है। जैसे डा वर्ण वाले शब्द डर, डगर, डाबर, लेकिन अगर इसके नीचे बिंदु लग जाएगा डा वर्ग वाले शब्द में तो पकड़, सड़क और लड़ना हो जाएगा। ढा वाले ढाल, ढेला, ढकना। ढा वर्ण वाले शब्द पढ़, बूढ़ा, बढ़ना, चढ़ना, ऐसे ही शब्द बन जाएंगे बच्चों। आयोगवाह, अब किसे कहते हैं? आफ्टर साउंड्स। आयोगवाह, जो वर्ण ना तो स्वर होते हैं ना ही व्यंजन होते हैं उन्हें आयोगवाह कहते हैं। अंग और आहा आयोगवाह कहलाते हैं तथा स्वर तथा व्यंजन से भिन्न ध्वनि होने के कारण इनका किसी से योग नहीं है, इसलिए इन्हें अयोगवाह कहते हैं। ये किसी से मिले हुए नहीं होते हैं बच्चों। अंग की मात्रा, इसे अनुस्वार कहते हैं। अंग आहा की मात्रा ऐसे चिन्ह बना होता है बच्चों, इसे विसर्ग कोलन कहते हैं। अब बच्चों एक बात मैं बता रही हूँ, आप बुक लेंगे तभी आपके समझ में आएगा, बिना बुक लिए आप समझ नहीं पाएंगे। ये देखकर प्रैक्टिकली समझा जाएगा। अनुस्वार नेसर, अनुस्वार का उच्चारण नाक से होता है या जिस स्पर्श व्यंजन से पहले आता है उसी व्यंजन के वर्ण के अंतिम नासिक के वर्ण के रूप में उच्चारित होता है। इसे वर्ण के ऊपर बिंदु के रूप में लिया जाता है, जैसे अंक, रंक, शंख आदि। अनुनासिक,
अनुनासिक का उच्चारण नाक और मुंह से होता है। बेटा अनुस्वार का उच्चारण सिर्फ नाक से होता है, लेकिन अनुनासिक का उच्चारण नाक और, अगर आपको कभी आए कि अनुस्वार और अनुनासिक में अंतर क्या है, तो ये सबसे बड़ा अंतर है कि अनुस्वार का उच्चारण नाक से होता है और अनुनासिक का उच्चारण नाक और मुंह दोनों से होता है। जिन स्वरों को बोलते समय हवा नाक तथा मुख दोनों से निकलती उन्हें अनुनासिक कहते हैं, जैसे कांच, पाँच, आँख, चांद आदि। हलंत या हल चिन्ह, प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में आ की ध्वनि छिपी होती है। जैसा कि मैंने बताया बच्चों, व्यंजन बिना स्वर की सहायता के बिना नहीं बोले जा सकते, इसमें स्वर छिपा होता है, हर व्यंजन में स्वर छिपा रहता है। आ के बिना व्यंजन वर्ण का उच्चारण संभव नहीं है। स्वर विहीन व्यंजन ही की पहचान के लिए नीचे आड़ी रेखा होती है, जैसे हलंत कहते हैं, जैसे बुढ़ा, भट्ठी, मिट्टी आदि। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त मीन्स कंपाउंड, मीन्स मिलकर जो बनते हैं, जो मिलकर बनते हैं बच्चों, उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। दो व्यंजनों के मेल से बनने वाले व्यंजन संयुक्त व्यंजन या संयुक्ताक्षर कहलाते हैं। ये अपने में पूर्ण नहीं होते हैं, ये अगर इनको अलग अलग किया जाएगा बच्चों तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलता है, लेकिन अगर ये मिलकर बनते हैं तो इसका एक सार्थक अर्थ निकलता है। शब्द वही सही होते हैं जिसका एक सार्थक अर्थ हो, जैसे कि कलम, कलम है बच्चों, अगर इसको लिखा जाए तो शब्द वही रहे, वर्ण वही रहेंगे, कलम। और लकम, लकम वर्ण वही है, लेकिन इसके अर्थ चेंज हो गए, ये निरर्थक है, इसका कोई अर्थ नहीं है बच्चों। ये मुख्यतः चार होते हैं, छ, त्र, ज्ञ तथा स्रा। ये इस प्रकार बनते हैं, जैसे छ कैसे बनेगा, क प्लस ख, क्षय, कच्छ, क्षण आदि। इसी तरह बनता त्र, त्र प्लस रा, त्र, ज्ञ, जा प्लस इया और स्रा, सा प्लस रा। ये हलंत लगा हुआ है बच्चों, ये वाक्य को पूर्ण करते हैं। द्वितीय व्यंजन, एक जैसे दो व्यंजनों का परस्पर संयुक्त होना द्वितीय व्यंजन कहलाता है। एक जैसे दो व्यंजनों का, जैसे दो व्यंजन जब मिलते हैं तो उन्हें द्वितीय व्यंजन कहते हैं, तथा ऐसे व्यंजन द्वितीय व्यंजन कहलाते, जैसे का प्लस का, ये आधा का है बच्चों ना, का प्लस का, पक्का, मक्का, चक्कर आदि। इसी तरह ये वर्ण हैं। अल्प प्राण तथा महाप्राण व्यंजन, बाह्य प्रयत्नों के अनुसार व्यंजनों के दो भेद होते हैं, महाप्राण व्यंजन, अल्प प्राण व्यंजन। महाप्राण व्यंजन, महा से तात्पर्य है अधिक, बहुत अधिक। जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास अधिक मात्रा में बाहर निकलता है तथा जिनके उच्चारण में हकार की ध्वनि विशेष रूप से सुनाई पड़ती है, उन्हें महाप्राण व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजनों में प्रत्येक वर्ग का दूसरा तथा चौथा ऊष्म व्यंजन महाप्राण वर्ण है, जैसे क, घ, छ, झ, ट, ढ, थ, ध आदि। अल्प प्राण व्यंजन, अल्प का अर्थ है थोड़ा या कम, और प्राण का अर्थ है प्राण वायु अर्थात श्वास। जिन व्यंजनों के उच्चारण में प्राण वायु कम मात्रा में बाहर निकलती तथा उच्चारण में हकार की ध्वनि नहीं सुनाई पड़ती, उन्हें अल्प प्राण कहते हैं, जैसे क, ग, अंग, च, ज, य, ट, ढ, ड़, त, द, न आदि आदि। वर्णों के उच्चारण स्थान, सभी वर्णों का उच्चारण मुख से होता है, किंतु मुख में इनका उच्चारण स्थान निश्चित है, जो निम्न प्रकार है। उच्चारण स्थान, कंठ, अ, आ, क, ख, ग, घ, अंग, ह। ये क्या है बच्चों, इनका उच्चारण स्थान कहाँ है, कंठ, ये कंठ से ही निकलते हैं। तालु, ई, च, छ, ज, झ, य, प और शा, ये तालव्य वर्ण हैं, ये तालव्य वर्ण है, ये हमें तालु से ही ये शब्द निकलते हैं। ओष्ठ, इसी तरह दंत ओष्ठ बच्चों, कंठ तालु, कंठोष्ठ, दंतोष्ठ, नासिका, वा, दंतोष्ठ है बच्चों, वा, वा। आप बोलेंगे तभी आपके समझ में आएगा। अब बच्चे हैं एक्सरसाइज, क्वेश्चन आंसर है। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर बताऊंगी।
आप बच्चों घर पे इसको रीड करिए दोबारा, अगर रीड करेंगे तभी आपके समझ में आएगा और आपको याद करने में भी आसानी होगी। थैंक यू बच्चों।